तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 379 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में तब तक देख लिया है कि लू फेंग ने उस टेस्ट को पास कर लिया होता है और उसके सामने एक ग्रेट बेंग भी आ चुका था जो कि लू फेंग का मास्टर बन चुका था और उन्होंने लू फेंग को कई सारी चीज़ें बातें बताई होती हैं कि तुम्हें खुद से ग्रो करना होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मरो या फिर जियो, यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करूँगा। जिसके बाद वो आगे बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेजर्स तुम दोनों और तुम्हें और तुम्हारे सेकंड सीनियर के लिए यहाँ पे तैयार किया हुआ है और टोटल में 4 ट्रेजर्स मौजूद हैं जिनमें कि 3 तो लगभग सेम लेवल के थे, लेकिन चौथा जो था जो कि स्टार टावर है वो उन सभी ट्रेजर से बहुत ही अलग है। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारा ये स्टार टावर ये बहुत ही स्पेशल है, यहाँ तक कि सीनियर के पास भी जो ट्रेजर्स मौजूद है उनसे भी ये कई गुना स्ट्रांग है। वहाँ पर पिछले दरमियान मैंने यहाँ पे काउंटलेस रिसोर्सेज और कई सारे ट्रेजर्स को लगा दिए थे ताकि मैं स्टार टावर को क्रिएट कर सकूं। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता और मैंने भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने ये जान गया कि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर मेरा बनाया हुआ है। देखा जाए तो इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण इसमें अपना एक प्रोसेस आ गया कि इसका अपना एक मास्टर बन जाएगा और इसका मास्टर बनना बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम हार्ड हो गया होता है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे एक टावर को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली सोल और विल पावर को न्यूचर करना शुरू किया था जो कि मैंने अर्थ में ऐसा ही किया था। और यहाँ पे देखा जाए तो अर्थ से 2 कैंडिडेट आ चुके थे लेकिन वो दोनों कैंडिडेट फेल हो गए थे। यहाँ तक कि यानसन रेस के भी बंदे यहाँ पे इस ट्रेजर का मास्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन तुमने इन सबको सहा। तो ये सुनकर लू फेंग ये सारी बातें समझ जाता है और वो जानता है कि उसने 6000 सालों में कितना दर्द को सहा है। हर एक सेकेंड 1 साल के बराबर लग रहा था और यहाँ पे 6000 साल लू फेंग के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर लग रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ पे वो इनलेस हेल में आ चुका है जिसका कोई अंत ही नहीं था और लू फेंग अपने फैमिली अपनी ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे जिंदा रहा, यहाँ आखिरी सांसों तक लड़ता रहा। वो हमेशा कमज़ोर होता गया लेकिन लास्ट की क्रिटिकल मोमेंट पे वो लकली यहाँ पे सक्सीड हो गया था। जिसके बाद वो ग्रेट बिंग लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि स्टार टावर की एबिलिटीज़ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इसमें कई सारे स्पेशल चेंज भी हैं। यहाँ तक कि मैं भी इसके ट्रू लिमिट्स को नहीं जानता हूँ और तुमने तो इसका मास्टर अपना बन गया है, यहाँ पे तुम इसको ट्रिगर कर सकते हो। अब यहाँ पे लू फेंग सारी चीज़ों को समझ रहा होता है कि जैसे कि साउ विंग्स उसको यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ही हार्श होते हैं। उसके फर्स्ट लेवल को कंप्रीहेंड करने के लिए लू फेंग को बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन सीखना पड़ा था और ये विंग्स तो सिर्फ यूनिवर्स मास्टर के लिए छोटा सा ही काम होता है, लेकिन स्टार टावर तो यहाँ के ग्रेटेस्ट बीइंग के लिए भी बहुत बड़ा ट्रेजर माना जा सकता है जो कि इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर्स में काउंट किया जा सकता है। बिना इसके मास्टर के कंट्रोल किए बिना ये एक डम फाउंटेन की तरह रहेगा, इसका कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि 4 पाइनिकल रेसेस के बंदे भी इसको फोर्सफुली नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। फिर यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो ग्रेट बीइंग कहते हैं कि तुम्हारे ह्यूमन टीचर जो कि प्राइमे केओस सिटी लीडर है जो कि हाईएस्ट यूनिवर्स मास्टर में से एक है, यहाँ तक कि वो अपने सेकंड सीनियर के लेवल पे है लेकिन वो पॉसिबिलिटी सेकंड सीनियर से थोड़े कमज़ोर हैं। और फिर वो आगे क्या आते हैं कि लेकिन तुम्हें एक यूनिवर्स मास्टर बनना होगा इन्हीं 2 ट्रेजर्स के साथ, स्पेशली स्टार टावर के साथ, क्योंकि इससे तुम आराम से उस लेवल तक जा सकते हो, यहाँ तक कि उन सबको सप्रेस भी कर सकते हो। ये यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर है। अब एंशिएंट बीइंग आगे कहते हैं कि स्टार टावर तो एक ट्रेजर हो गया, मैंने यहाँ पे एक और ट्रेजर तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया हुआ है जिसका नाम है फोर्स आर्मर। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है
कि आखिर ये फोर्स आर्मर है क्या चीज़। अब यहाँ पे वो सीनियर कहते हैं कि ये फोर्स आर्मर यानसान रेस में से ही एक है जो कि तुम्हारे सेकंड सीनियर के द्वारा गार्ड किया गया है और ये आर्मर ये बहुत ही स्पेशल रिसोर्सेज के द्वारा बना गया है जिसके कारण तुम आराम से इस आर्मर को पहन सकते हो। और यहाँ पे इसके कई सारे लेवल्स के नाम हैं जैसे कि सोल्जर, जनरल, किंग, एम्पर, आर्मर पियर्स और ये सभी यानसान रेस के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन ये मेनली नाइट्स और उससे बिलो वाले लेवल को ही यूज किया जा सकता है और इसकी यूज करने के कारण उस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फोर्स आर्मर ये भी एक ट्रू ट्रेजर है, यहाँ तक कि अगर यूनिवर्स मास्टर भी इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसके पास एंडलेस पावर होती है जो कि तुम्हारा सेकंड ट्रेजर होने वाला है। ये सुनकर तो लू फेंग और भी ज़्यादा स्टन हो जाता है। वो सोचने लगता है कि पहले तो उसके पास सोल्जर था, फिर जनरल, फिर किंग, फिर एम्पर आर्मर और यहाँ पे इन सब के बाद आता है फोर्स आर्मर। और वो सोचने लगता है और कहता है कि एक फोर्स आर्मर उसी के साथ लू फेंग के पास स्टार टावर जो कि उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। आखिर एक ग्रेट बीइंग इन साइड टू ट्रेजर्स को कैसे प्रिपेयर किएंगे, ये सब तो इन्होंने अर्थ रेस के लीडर के लिए किया था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि थोड़ा सा चिंतित होता है क्योंकि लू फेंग के पास अभी साव विंग्स होता है जो कि आराम से यूनिवर्स मास्टर को भी पागल बना सकता है, लेकिन लू फेंग के पास तो और भी टेरिफाइंग ट्रेस आ चुकी है जिसके कारण न जाने लू फेंग का क्या ही होगा, लू फेंग उन सबको कैसे ही संभाल पाएगा। और अब फिर हमें श्राइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काउंटलेस सेल स्टार होते हैं और वहाँ पे वो ग्रेट बीइंग लू फेंग की तरफ ही देख रहे होते हैं और बड़े ही प्यार से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी आवाज़ तो पूरे श्राइन में गूंज रही होती है, लेकिन वो इस यूनिवर्स के एक यूनिक लाइफ फॉर्म में से एक थे जिनकी हाइट नेचुरली 19,000 किलोमीटर जितनी तक जा सकती है। वो एक लाउड स्पीकर की तरह ही समझ लो। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उन्हीं ग्रेट बीइंग को जो आगे कहते हैं कि डिस्पल तुम्हारे पास जो दो ट्रेजर्स हैं उसमें से एक स्टार टावर है और दूसरा फोर्स आर्मर है और एज तुम्हारा सेकंड सीनियर है उसके पास भी दो ट्रेजर्स है जो कि पहला है यानसान हेलबर्ड और दूसरा है रॉस सोल। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि पिछले मर्तबा जब मैंने यानसान रेस को नर्चर किया था तो वो अपने नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ बॉर्न होते हैं और नेचुरली फाइटर बन सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा जो लीडर है वो सेकेंड सीनियर है, वो अपने क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा माहिर है जिनके पास एंडलेस पावर है। और यानसान हेलबर्ड यहाँ एक टेरिफाइंग वेपन है, जहाँ तक कि रॉस सोल एक स्पेशल सोल ट्रेजर है जो कि किसी के सोल के साथ फ्यूज हो सकता है जिसके कारण उसकी सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पर तो एक ट्रेजर लॉस्ट सोल भी है जो किसी की सोल को स्ट्रेंथन कर सकती है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे सेकंड सीनियर के पास गॉड बॉडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी सोल वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है, वो एक नॉर्मल यूनिवर्स मास्टर के बराबर हो सकती है। इसी के कारण वो अगर लॉस्ट सोल को यूज़ करेगा तो इसके कारण उसकी सोल में अपर हैंड रहेगी और जबकि उसकी रॉ सोल से उसकी सोल साइड और भी स्ट्रांग हो जाती है। और इसी के साथ यानसान हेलबर्ड उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है जिसके कारण वो अभी यूनिवर्स के एब्सोल्यूट पावर में इनविंसिबल माना जा सकता है, जिसके पास बैटल की बहुत ही प्रोफिशिएंट नॉलेज है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी रेस उससे भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। यहाँ पे लू फेंग उन सब की रिस्पेक्ट करता है जो कि यहाँ पे इस यूनिवर्स के सुपर पावर बीइंग से जो कि ट्रूली अनबिलीवेबल है, जो कि अपने मैन से आगे गए थे। अब ग्रेट बीइंग लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैंने यानसान रेस के अलावा अर्थ रेस को भी क्रिएट किया था। वो आगे कहते हैं कि अगर देखा जाए तो उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे रास्ते थे जिसका ब्लड लाइन और जेनेटिक्स को चेंज किया जा सकता था। इसी कारण तो मैंने 9 वॉल्यूम मैनुअल्स को बनाया
जो कि यूनिवर्स के लॉ के भी खिलाफ जा सकते हैं और किसी भी ह्यूमन फाउंडेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, जिनके कारण उनकी पावरफुल लाइफ फॉर्म और भी ज़्यादा पावर हो जाती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। और तुमने तो अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी पोजेस किया हुआ है। तुम अभी पाइनिकल ब्लड लाइन में से एक को कंसीडर किया जा सकता है। तुम्हारी अटैक स्ट्रेंथ किसी भी ह्यूमन से 10 टाइम्स ज़्यादा है और तुमने फर्स्ट ऑफ द 9 वॉल्यूम्स के स्ट्रेंथ को भी सीख लिया है, जिसके कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाती है। और सेकंड को अगर तुम सीखोगे तो 6 गुना बढ़ जाएगी। वहीं पे थर्ड 12 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स थी जो कि आराम से कोई अगर सीख जाए तो किसी भी ह्यूमन बॉडी को पाइनिकल ब्लड लाइन गोल्डन हॉर्न बीस्ट तक पहुँचा सकती है। यहाँ पे फिर आता है 4th और 5th। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम यहाँ पे कॉमनली देखोगे कि ब्लड और लाइफ फॉर्म का यहाँ पे तुम्हारे सामने कोई भी मैच नहीं रह पाएगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास कई सारे मेमोरीज होते हैं जो कि अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करने जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल रेस के लिए बहुत ही कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं जिनके पास कोई भी ये प्रोसेस नहीं होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें या फिर अपने नॉलेज को अपने आगे आने वाले जनरेशन को पास डाउन कर सकें, जैसा कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट कर सकता है। और जबकि यहाँ पे तुम्हारे पास कई सारे लाइफ फॉर्म्स मौजूद है तो तुम ऐसा कर सकते हो। और वो आगे कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उतना ही ज़्यादा हेवनली लाइफ फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो अपने संख्या में भी कम होते हैं। जैसे कि वो आगे कहते हैं कि तुमने जो ब्लड रिवर एनर्जी को एक्वायर किया था वो ब्लड ड्रॉप से बीस्ट गॉड की, और ये बीस्ट गॉड एक कम्प्लीटली यूनिक लाइफ फॉर्म है और जिसमें कि कई सारे लॉ इम्बेडेड होते हैं उसके बॉडी में, जिसके पास एक यूनिवर्स मास्टर की स्ट्रेंथ होती है। और वो कहता है कि क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि कोई पैदा लेते ही एक यूनिवर्स मास्टर बन जाए। तो लू फेंग ये स्टन हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा भी स्पेशल लाइफ फॉर्म है। अब लू फेंग ने भी कई सारी रिसर्चेस की होती है। लू फेंग भी इन सब के बारे में समझता था। वो जानता था कि यहाँ पे ऐसे कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में बॉर्न होते एक स्पेशल एनवायरनमेंट्स में, जो कि यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं और पास डाउन नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सुपरमैन में सुपरमैन बॉर्न नहीं होता है बल्कि सुपरमैन की बॉडी को बनाया ही जाता है। और यहाँ पे इसी कारण ऐसा भी यहाँ लू फेंग के सीरीज में भी हो रहा होता है। और अब फिर यहाँ बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ये रेयर था लेकिन फिर भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को पास डाउन कर सकते हैं, लेकिन इन सब को करने के लिए काउंटलेस इरा का टाइम लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बीस्ट नहीं बन पाते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि बीस्ट गॉड जो कि एक ही यूनिवर्स में होते हैं, उनके पास कोई भी तरीका नहीं होता खुद को रिप्रोड्यूस करने का, वो नेचुरली किसी के रेस को भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो ग्रेट बीइंग लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि इस यूनिवर्स में कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि वीक और स्मॉल होते हैं और ऐसे ही पावरफुल होने लगते हैं। जब तुम बीस्ट गॉड के ब्लड को अपने बॉडी के साथ इम्ब्यून करोगे तो वो नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा और ये बहुत ही रेयर थिंग था। ये सभी स्पेशल लाइफ फॉर्म्स के जेनेटिक्स है जो तुम्हें ह्यूमन से 1000 ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, जो कि आराम से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फार एक्सीडेंट एक्सेप्शन से और भी ज़्यादा आगे जा सकता है। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ही बारे में होता है, जिसके बारे में आपको तो पहले से ही पता चल गया था, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब फिर यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि इन सबको बताने के बाद वो ग्रेट बीइंग कहते हैं कि यहाँ पे तुम 9 वॉल्यूम को यूज़ करके अपने आप को भी स्पेशल लाइफ फॉर्म बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ही असमंजस की बात है कि इसे सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है जो कि यहाँ पे सिर्फ फ्लैश और ब्लड लाइफ फॉर्म अपने साथ लिए हो। और मैं यहाँ पे बहुत ही ग्रेट एक्सपेक्टेशन तुम पे लगी हुई है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 9 वॉल्यूम मैनुअल है और तुम्हारी जेनेटिक्स भी बहुत ही इवॉल्व हो चुकी है और तुम्हारे पास इवेंचुअली एक पावरफुल बॉडी और सोल भी मौजूद है जो कि एक काउंटलेस एरा में एक्सेप्शनल माना जा सकता है। तुम्हारी विल पावर और कॉन्शियसनेस भी अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है,
जिसके कारण तुम अपने स्पिरिट एनर्जी को भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो और आराम से अपने सोल को अनलीज कर सकते हो, 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। और ऐसे ही कई सारे लंबी चौड़ी भाषण फिर से सोल और बॉडी पे ही होने लगती है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग ये सारी बातों को सुनकर हामी भरता है और फाइनली यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो दोनों ट्रेजर्स है ना वो तुम्हें बिलोंग करता है, मैं तुम्हें ये देता हूँ। और वो कहता है कि यहाँ पे जो फोर्स आर्मर है ये तुम्हारी बॉडी के साथ रहेगा और जब तुम एक एब्सोल्यूट वॉरियर बन जाओगी और अगर तुम्हारी सोल भी वीकर रहेगी जिसके कारण तुम अपने सोल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस फोर्स आर्मर के मुताबिक। अब यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि स्टार टावर तुम्हारे सोल को भी स्ट्रेंथ करेगी, तुम्हारी विल पावर और कॉन्शियसनेस को भी स्ट्रॉन्ग बना देगी और तुम नेचुरली यहाँ पे आराम से अपने स्पिरिट रीडर कंट्रोलर या फिर इल्यूजनिस्ट को यूज कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जब तुम अनडाइंग बनोगे तो तुम्हारी सोल साइड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और ये स्टार टावर ये तुम्हें बहुत ही सूट करेगी। यहाँ पे फिर से वो आगे बोलने लगता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। बेंग यहाँ पे कहता है कि चलो तुम्हें यहाँ पे एक प्लेस पे ले जाता हूँ। तो लूफिन क्यूरियस हो जाता है कि आके टीचर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ग्रेट बेंग कहते हैं कि चलो तुम बहुत जल्दी ही इसके बारे में जान जाओगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और वो सेंटर ऑफ द लाइन में आ जाते हैं और वहाँ पे एक रैप पैसेज अपीयर हो जाता है जिसके साथ वो पूटी लू फेंग और वो ग्रेट बेंग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें सीन चेंज कर उसी रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट बेंग आगे बढ़ रहा होता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो एक मिस्टीरियस एरिया की ओर बढ़ता है जहाँ पे कलरफुल स्पेस होता है और वहाँ पर वो देखता है कि कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इस वास्ट स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं। ये बीइंग लू फेंग और पुटी को इसी एरिया में लाया होता है। यहाँ पे लू फेंग वहीं पे खड़ा होता है और ग्रेट बीइंग लू फेंग को उस कलरफुल वाटर ड्रॉपलेट्स की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये स्टार टावर का स्पेस है। लू फेंग क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? तो लू फेंग उसको केयरफुली एग्जामिन करने लगता है और एक देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। तो ग्रेट बीइंग कहता है कि हाँ तुमने सही देखा और ये तुम्हारे अर्थ रेस का फ्यूचर है। तो लू फेंग अपनी सांसें थाम लेता है, उन्हीं मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की तरफ देखकर कहता है कि ये अर्थ रेस का फ्यूचर है। तो वो ग्रेट बीइंग कहता है कि हाँ मैंने फोर्स आर्मर को तुम्हारे लिए बनाया और ये रॉ सोल को तुम्हारे सीनियर के लिए। लेकिन ट्रुथ की बात ये है कि यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ अभी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आ पाई है और ये दोनों ट्रेजर्स अपने एबिलिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे कई सारे मटेरियल्स को इन सब को बनाने में लगा दिए हैं। ये फोर्स आर्मर यहाँ आराम से सोल्जर जनरल किंग एम्पर आर्मर को प्रोड्यूस कर सकती हैं और रॉ सोल किसी भी सोल्जर जनरल किंग एम्प्रेस सोल को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब उन्हें बना सकती है। जिसके बाद वो ओल्ड बेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स इनके सिर्फ नाम है जो कि अलग अलग 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इन सबको बांटती है। ये आर्मर यानसान रेस यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑफ कोर्स तुमने यहाँ पे 9 वॉल्यूम मैनुअल को ट्रेन किया है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो लू फेंग इसको रियलाइज़ करता है और यहाँ पे वो जान जाता है कि ह्यूमैनिटी यहाँ पे आर्मर्स पे इतने लंबे अरसे से क्यों स्टडी कर रही थी और लू फेंग यहाँ पे सोल्जर और जनरल फ्रैगमेंट्स को क्यों खोज पा रहा था, बल्कि यहाँ पे कोई और भी इसको क्यों नहीं खोज पा रहा था क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। अब यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि ये रॉ सोल ये सब सेम होता है और मैंने इसे अर्थ के साथ मॉडिफाई कर लिया था। रॉ सोल जिसमें जनरल सोल्जर किंग एम्पर सोल्स होते हैं वो ह्यूमन के अर्थ के जितने भी बंदे हैं उन सब के द्वारा यूज किया जा सकता है और अर्थ रेस के बाकी यानसान रेस के लीडर ही इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी एक इम्पोर्टेंस रखता है, इन सब के लिए एक कैटेगरी होता है। जिसके बाद वो ऐसे ही बकवास करने लगते हैं जिसको मैं फिर से स्किप करने लगता हूँ। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि अर्थ का फ्यूचर लिमिटलेस रहने वाला है और वो कहता है कि चलो तुम्हें वेट करना होगा जब तुम एक ट्रू पावरफुल वॉरियर बन जाओगे इस यूनिवर्स में, तभी तुम अपने अर्थ रेस को
और भी आगे ले जाओगे और उन सबको प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम अर्थ रेस के लीडर हो। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अभी भी उस स्पेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की तरफ देख रहा होता है और वो ऑलमोस्ट अपने अर्थ के फ्यूचर वॉरियर्स के भविष्य को देख पा रहा होता है। यहाँ पे वो इन सब के गाइडेंस के मुताबिक अपने अर्थ को एक इनक्रेडिबल पावर के रूप में दर्शा सकता है। अब यहाँ पे उसकी स्काई स्क्रैपर एक फर्स्ट लेवल थी और उसे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बनानी थी और लू फेंग कहता है कि मेरा फाउंडेशन सो सेट है और मुझे अभी इसे बनाना होगा, ये सभी मेरे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। और वो ये सब सोच रहा होता है और कहता है एक दिन मैं जरूर पावरफुल बनूंगा, ये स्टार टावर और फोर्स आर्मर ये सेक्टर लॉर्ड के लिए ही है। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। फिर से मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बकवास भरा हुआ है, तो इसलिए आप इसको सुनोगे तो जरूर बोर हो जाओगे। इसके बाद हमें उसी ग्रेट बीइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं डिस्पल यहाँ पे टोटल मिलियन सोल्जर सोल से और यहाँ पे 1 लाख जनरल और 10,000 किंग्स और 1000 एम्प्रेस सोल आर्मर मौजूद हैं और ये सभी यानसन आर्मर्स के सिमिलर से इन सब के पास भी अपने बॉडीज के रिक्वायरमेंट्स होती हैं और रोज सोल से भी अपने ह्यूज रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके सोल के लिए। सोल्जर सोल ये सिर्फ ह्यूमन नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड्स के पार्टिकल को ही फ्यूज कर सकता है। जनरल के लिए यहाँ पे 100 टाइम्स ऑफ सेक्टर लॉर्ड पार्टिकल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और किंग सोल के लिए 10,000 टाइम्स सेक्टर लॉर्ड पार्टिकल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। वहीं पे एम्प्रेस सोल के लिए 1 मिलियन सेक्टर लॉर्ड पार्टिकल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इसके बाद लू फेंग की तरफ देखकर कहती डिस्पल यहाँ तक कि तुम सिर्फ सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हो, तुम्हारे पास सोल एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक है, तुम्हारी टर्म्स ऑफ विल पावर और कॉन्शियसनेस को देखा जाए तो तुमने मेरे इस लाइफ और डेथ इनहेरिटेंस को पास कर लिया है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस ऑफ सोल वो अभी थोड़ा सा वीक है जो कि एक अनडाइंग के बराबर है, लेकिन देखा जाए तुम्हारी विल पावर यहाँ तक कि नाइट्स का भी यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी विल पावर नाइट से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये स्टार टावर ये एक बहुत ही स्पेशल इनहेरिटेंस स्पेस है जहाँ पे तुम अपने सोल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस प्रोसेस के दरमियान तुम्हारी सोल एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगती हैं और यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पे मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे कई सारे नाइट्स के बंदे को भी बुलाया गया था जो कि बहुत ही पावरफुल थे और एब्सोल्यूट जीनियस थे, लेकिन फिर भी वो इस दर्द को नहीं सह पाए थे और बिना किसी स्ट्रगल के वो सभी मारे गए थे। और ये सिंपल है कि मैंने इसी से तुम्हारे बारे में अंदाज़ा लगा लिया कि तुम्हारा विल पावर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी कारण वो समझ जाते हैं। अब लू फेंग ने सक्सीड कर लिया था, उसकी विल पावर हेवनली फर्स्ट में आ चुकी थी। स्पेशली उसने 6000 सालों तक अपने आप को इतना तक कर लिया होता है कि नाइट की विल पावर तो लू फेंग के साथ कंपेयर भी नहीं की जा सकती है। यहाँ पे फिर से बकवास होने लगती है जो कि सोल्जर और जनरल आर्मर के बारे में होती है और वो आगे कहते हैं कि एक तो मैं तुम्हारे अर्थ बॉडी के लिए है और दूसरा यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए होता है। और लू फेंग का वो 2 जूनियर सोल्स देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे ही मैं सब चीज़ अरेंज कर लूँगा तुम उन सबको यूज़ कर सकते हो। तो लू फेंग भी उनके सामने झुकता है और कहता है हाँ। दिखाया जाता है कि इसी के साथ लू फेंग के पास 2 जूनियर सोल्स आ जाते हैं और लू फेंग उसे वर्ल्ड विंग के अंदर रख लेता है। अब लू फेंग यहाँ पे हेसिटेट करता है और वो कहता है टीचर ये दोनों सोल्जर और जनरल सोल्स। अब देखा जाए तो ये सुनकर तो उसके बारे में जो यूनिवर्स मास्टर पोती होता है वो हंसने लगता है। लू फेंग की बात पूरी करने से पहले वो बोलता है कि थर्ड जूनियर ये सभी स्पेशल आइटम्स है और यहाँ पे इन सब की पावर लेवल कई सारे टू ट्रेजर्स के नीचे भी नहीं है, ये सभी टू ट्रेजर्स के समान है अनलेस कि तुम यहाँ पे अपने अर्थवेस वॉरियर्स को न्यूट्रल करोगे। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पे रख सकते हो, ये सभी यहाँ पे सबसे सेफेस्ट, मतलब कि लू फेंग अपने सोल्जर और जनरल सोल्स को यहीं पे छोड़ सकता है। तो लू फेंग इसके लिए हामी भरता है क्योंकि वो जानता था कि ये काउंटलेस वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थ वॉरियर का फ्यूचर है। और अब फिर ग्रेट बीइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टार टावर पे एक टूर पे ले चलता हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। लू फेंग सामने देखता है तो वहाँ पे एक बोट जो कि वो ग्रेट बीइंग होता है वो बना देता है। एक ही झटके
मौके में वहाँ पे चारों तरफ से एनर्जी गैदर होने लगती है और 10 किलोमीटर लंबा एक बोट बन जाता है। इसके बाद लू फेंग और सभी उसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो 900 मीटर लंबा था, तो वो आराम से 10 किलोमीटर लंबे बोट में बैठ सकता था और लू फेंग और पूर्ति वहाँ पे बैठ जाता है। यहाँ पे लू फेंग ये सारे नज़ारे को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने किया होता है वो असल में क्रिएशन होता है और यहाँ पे उन्होंने आराम से एक बोट को भी बना दिया होता है जो कि बहुत ही आसानी से बना होता है। अब यहाँ पे हमें पोती को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम क्या शौक हो गए थर्ड जूनियर। यहाँ पे हमारे टीचर इस यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट बेइंग में से एक है और यहाँ पे वो आराम से किसी भी लॉ को बना सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया में ये सभी यूजलेस है। तुम्हें यहाँ पे अपने आप को प्राउड महसूस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो आराम से पूरी की तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और वो इन सबको पूरी लॉ को भी डिसओबे कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे एक लॉ को डिसओबे करना इसके कारण बैक स्लैश भी मिल सकता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूती के मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इसी कारण उन पे नहीं होता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे टीचर कितने ज़्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे वो कहे कि फायर किसी को जमा कर मार दे तो वो वहाँ से फायर पे जम के ही मर जाएगा, न कि वो जलेगा। अगर वो कहेंगे कि यहाँ पे सब लोग अपने एंड ऑफ लाइफ स्पैन में आके वो सभी मर जाएं तो वो मरेंगे। अगर यहाँ पे वो कहेंगे कि स्टार यहाँ से गायब हो जाए जिनमें से एंडलेस लाइट निकल जाए तो ऐसा ही होगा। अगर वो कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं है बल्कि वो 10 टाइम ज़्यादा फास्ट है तो यहाँ पे ये भी होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लॉ को भी उनके सामने झुकना पड़ता है और यहाँ पे जो एरिया स्टार टावर में है ना, यहाँ पे लॉ यूजलेस है। मतलब कि स्टार टावर में वो अपने आप से लॉ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर तो पोती लू फेंग के एक्सप्रेशन को देखकर हंस रहा होता है। लू फेंग तो कम्प्लीटली स्टन हो जाता है कि क्या यहाँ पे लॉ भी उनके सामने ओबे करता है। ये ग्रेट बैंक की पावर है, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही होगा। ये लॉ भी उनके सामने यूजलेस है। तो यहाँ पे मैं पोती को दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स ये तो सही है, लेकिन देखा जाए तो ये भी इनविंसिबल नहीं है। और थ्योरी के मुकाबले देखा जाए तो मतलब ये हुआ कि वो आराम से जितने भी चाहे वॉरियर्स को मार सकते हैं, लेकिन वो पावरफुल वॉरियर्स को इतनी आसानी से तो नहीं मार सकते हैं। और फिर यहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से शॉकिंग हो रहा होता है जैसे जैसे पोती उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और लू फेंग की जो पर्सपेक्टिव होती है जितना भी पास्ट में वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यहाँ पे उसे लगा था कि वो सिर्फ एक एम्पर या फिर नाइट ही बनेगा। यहाँ पे वो यूनिवर्स मास्टर को भी बहुत ही ऊपर का मानता था, लेकिन यहाँ पे उसने कभी ये आशा नहीं किया था कि आखिर वो यूनिवर्स मास्टर बन पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यूनिवर्स मास्टर बनने के लिए कितना ही जीनियसेस की ज़रूरत होती है। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है कि ये कितनों का ही सपना होता है। लू फेंग ऊपर देखता है और क्या था, यूनिवर्स मास्टर, अब मेरे दोनों सीनियर यूनिवर्स मास्टर बन चुके हैं तो मुझे भी बनना होगा। और वो कहता है कि यहाँ पे मैं ये करके ज़रूर दिखाऊंगा। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी मैजेस्टिक बेइंग को, जो कहता है कि ये स्टार टावर ये 9 लाइट ईयर्स लंबा है। अगर यहाँ पे तुम स्लोली जाओगे तो किसी को भी नहीं पता कि ये कब फिनिश होने वाला है। और वो कहता है चलो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, इस गाइड के मुताबिक तुम आराम से आधे दिन में ही सबको फिनिश कर जाओगे, तो यहाँ पे मेरे ऊपर अटेंशन कर लेना ना। तो यहाँ पे लू फेंग भी आराम से बोट पर बैठ जाता है और दिखाया जाता है कि उस बोट की स्पीड भी लाइट की स्पीड से फास्ट हो जाती है। और इस थ्योरी के मुताबिक अभी तक वो डार्क यूनिवर्स में आ जाने चाहिए थे, लेकिन लाइट की स्पीड से फास्ट होने के बाद भी वो लोग यहाँ पे डार्क यूनिवर्स में इंटर नहीं हुए थे, क्योंकि उस ग्रेट बेइंग ने स्पीड ऑफ लाइट को ही चेंज कर दिया होता है। उसने लाइट को ही लॉ के ही अगेंस्ट चले गए थे, जो कि ग्रेट बेइंग ही कर सकते हैं। और इस सब को लू फेंग भी फील कर पा रहा होता है। और यहाँ पर तो ये देखकर भी लू फेंग हैरान हो जाता है कि लू फेंग लाइट की स्पीड के चलने के बावजूद भी हर एक चीज़ को देख पा रहा था और वो सब चीज़ को देख पा रहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे जानेंगे कि आखिर लू फेंग का आगे का जर्नी कैसे होने वाला है। तब तक के लिए बाय।